ओके ठीक है। तो देखिए भाई, द प्रिल्यूड्स बाय टी.एस. एलियट हम पढ़ रहे थे, तो इसमें 2 प्रिल्यूड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रिल्यूड फर्स्ट में हमने सबसे पहले लंदन, ओल्ड लंदन सिटी में इवनिंग का सीन देखा, और कल सेकंड प्रिल्यूड में हमने देखा कि जैसे ही इवनिंग के बाद सुबह होती है तो किस तरह से लोग जो है सुबह उठ कर के गली में फैले हुए लकड़ी के बुरादे को अपने गंदे पैरों से कुचलते हुए सुबह सुबह कॉफ़ी स्टैंड्स पर कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे होते हैं। और जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है, पूरे शहर में रहने वाले अलग अलग काम करने वाले लोग जो हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना काम करने वाले वो सभी लोग जो है अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं करना। और उसके बाद में फिर हमने थर्ड नंबर पे पढ़ा कि इस तरह के सुबह के वातावरण को अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसके मन में जाहिर सी बात है यही बात आएगी कि पूरे लंदन शहर में हज़ारों की संख्या में फर्निश्ड रूम्स में रहने वाले जो लोग। ये हाइपरबोलिक का एग्जांपल है। हाइपरबोलिक कौन सा वाला? ये बोलो इन 1000 फर्निश्ड रूम्स। नहीं, हाइपरबोलिक का क्यों है? हो सकता है, हो सकते हैं 1000 रूम्स हो सकते हैं भाई, शहर है तो क्यों नहीं हो सकते? 1000 रूम्स हो सकते हैं, ये हाइपरबोलिक का एग्जांपल नहीं है। तो इसके बाद में थर्ड नंबर पे हम ये पढ़ा कि उसके बाद में अगर कोई इस तरह के सुबह के इस वातावरण को अगर देखे तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में यही एक बात आएगी कि सुबह हो गई है और पूरे शहर में रहने वाले कई हज़ारों की संख्या में जो लोग फर्निश्ड रूम्स में रह रहे हैं वो सभी अब अपने अपने घरों के पर्दों को हटा रहे होंगे। और पर्दे भी कैसे? गंदे डिंजी शेड्स अपने घरों में लगे हुए खिड़कियों पर से जो है अपने पर्दों को हटा रहे होंगे, क्योंकि सुबह हो गई है और सुबह की रोशनी क्योंकि घर के अंदर आए तो इसीलिए सभी लोग जो है पर्दे अब हटा रहे होंगे घरों में अपने अपने। चलिए, इसके बाद में तो ये 2 प्रिल्यूड्स में हमने जो है लंदन शहर के जो ओल्ड लंदन सिटी है उसके एनवायरनमेंट को हमने देख लिया है, जिसमें से प्रिल्यूड फर्स्ट में इवनिंग का सीन है और प्रिल्यूड सेकंड में मॉर्निंग का सीन है। उसके बाद में अब चलते हैं प्रिल्यूड थर्ड पे, मीनिंग्स लिख लिए थे। देखिए अब यहाँ पर जो है प्रिल्यूड थर्ड में एक अनक्लीन वुमन है। प्रिल्यूड नंबर 3 एंड प्रिल्यूड नंबर 4, इन दोनों को अच्छी तरह से समझिएगा भाई, है ना। अभी तक तो केवल एटमॉस्फेयर के बारे में हमने बात की है, लंदन शहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, ओल्ड लंदन सिटी का, लेकिन अब यहाँ से जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट होंगे प्रिल्यूड थर्ड में और प्रिल्यूड फोर्थ में। तो इन दोनों प्रिल्यूड्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है इन प्रिल्यूड थर्ड और फोर्थ में से कैरेक्टर स्केच भी पूछ लेता है वो, कि भाई जो प्रिल्यूड थर्ड में जिस लड़की का जो कैरेक्टर स्केच बताया है उसके कैरेक्टर स्केच को लिखिए, तो कैरेक्टर स्केच भी कई बार पूछ लेता है। तो इसीलिए थर्ड और फोर्थ प्रिल्यूड को अच्छी तरह से समझिएगा, समझ जाओगे तो आराम से कैरेक्टर स्केच बना करके लिख दोगे, है ना। अब प्रिल्यूड थर्ड में एक अनक्लीन वुमन है, एग्जैक्टली वो क्या है, क्या करती है, उसका काम क्या है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, ना ही उसका नाम यहाँ पे मेंशन किया है। केवल बताया है कि भाई एक महिला है, एक लेडी है, और फोर्थ नंबर के प्रिल्यूड में एक व्यक्ति है, एक मैन है, एक आदमी है, उसका कैरेक्टर स्केच है। तो थर्ड नंबर के इस प्रिल्यूड में एक महिला है जिसको अनक्लीन वुमन बोला है, अस्वच्छ महिला, गंदी महिला। अब जो भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है, इस सारी डिटेल को आप पढ़िए, पढ़ करके मैं आपसे पूछूंगा कि क्या काम है जो ये काम करती होगी। ठीक है, मीनिंग्स लिख लिए थे, देखिए। टी.एस. एलियट यू कह करके पुकारा है उन्होंने यहाँ पे उस लेडी को, यू, है ना, यू, तुम। You tossed a blanket from the bed, you lay upon your back and waited. अब जैसे ही उस पुराने लंदन शहर में सुबह हुई तो सुबह होते ही लोग जाग गए, और लोग जागे तो ये लेडी भी जागी। जहाँ भी ये रहती होगी लंदन शहर में, जहाँ कहीं भी इसका घर होगा, वहाँ पर अपने कमरे में सभी लोग उठ गए क्योंकि सुबह हो गई। तो ये लेडी भी जो है अपने बेड से सो करके उठी, इसकी भी नींद खुली। अब जैसे ही ये नींद से जागी, क्या करती है ये देखिए। यू टॉस्ड अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, जैसे ही ये लड़की नींद से जागी तो नींद से जागते ही इसने अपने
पलंग पर पड़े हुए कंबल को उछाला एक तरफ। जैसे अपन कंबल ओढ़ करके लेटे रहते हैं, फिर जैसे ही उठने लगते हैं तो कंबल ऐसे उछालते हैं उठने के लिए, तो ऐसे ही इसने जो है बेड पर जिससे ओढ़ करके ये सो रही थी उस कंबल को इसने उछाल करके एक तरफ किया। पलंग पर से ऐसे कंबल को इसने एक तरफ उठा करके डाला। एंड यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, और कंबल को इसने उठने के लिए एक तरफ हटा करके ऐसे उछाला और उसके बाद उठने की कोशिश की, लेकिन उठी नहीं। यू ले अपॉन योर बैक, लेकिन कंबल को तो एक तरफ हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद वो उठी नहीं, बल्कि अपनी पीठ के बल ही वो लेटी रही। यानी कि लेटी हुई है, उठी नहीं, पीठ के बल वो लेटी रही बेड पर। एंड वेटेड, और इंतज़ार करती रही। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है देखिए। यू डोज्ड, उसके बाद में कुछ देर तक जो है वो ऊँगती रही। कुछ देर तक मतलब नींद में थी तो कुछ देर तक वो इंतज़ार करती रही, कुछ देर तक वो ऊँगती रही। एंड वॉच्ड द नाइट रिवीलिंग द 1000 सॉर्डेड इमेजेस, और उसके बाद वो देखती रही कहाँ पर, ऊपर सीलिंग की तरफ। भाई जाहिर सी बात है, पलंग पे अपन ऐसे लेटे रहेंगे तो अपने को ऊपर क्या दिखेगा, सीलिंग ही नज़र आएगी। तो सीलिंग की तरफ अपने पीठ के बल लेटे हुए जो है सीलिंग को देखती रही। और क्या चल रहा था उसके माइंड में, ये समझने वाली बात है, देखिए। एंड वॉच्ड, और सीलिंग की तरफ देख करके वो सोचती रही। अब देख करके सोच रही है, यानी कि उस सीलिंग पे उसको सारी चीज़ें जो है, जो भी उसके माइंड में आ रही है, जो भी उसके मन में विचार चल रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो सोच रही है, वो सारी चीज़ें उसको सीलिंग के ऊपर पिक्चर की तरह चलती हुई नज़र आती है। जैसे अपन कुछ भी सोचते हैं, जैसे आप इस दीवार की तरफ अगर देख करके कुछ सोचोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि सारी चीज़ें जो है इस दीवार के ऊपर एक पिक्चर की तरह चल रही है, चलती है ना। हालांकि ऐसा चल नहीं रहा था ओरिजिनल में, लेकिन केवल वो सोच रही थी। तो उसको ऊपर दीवार की उस सीलिंग थी, छत की सीलिंग, उस सीलिंग पे जो है कुछ विचार बिल्कुल एक तस्वीरों की तरह जो है उसको दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं। और कौन से विचार, देखिए। जब वो सीलिंग की तरफ देखती है, शी वॉच्ड, उसने देखा, द नाइट, जो पिछली रात थी, रिवीलिंग, वो प्रकट कर रही थी, रिवील कर रही थी, एक्सप्रेस कर रही थी, द 1000 सॉर्डेड इमेजेस, उन हजारों गंदी छवियों को दिखा रही थी, ऑफ विच, जिन छवियों से योर सोल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिन छवियों से या जिन चीज़ों से तुम्हारी आत्मा बनी हुई थी, वो सारी चीज़ें जो है वो रात, जो पिछली रात के वो सारी चीज़ें पिछली रात जो है, जो लास्ट नाइट थी, वो लास्ट नाइट, उस लास्ट नाइट की जो हजारों गंदी तस्वीरें थी जिनसे तुम्हारी आत्मा बनी हुई है, वो सारी की सारी गंदी तस्वीरें जो है ऊपर सीलिंग पे उसको नज़र आती है। अब नज़र आती है, ऊपर कोई प्रोजेक्टर तो लगा हुआ नहीं है जो वहाँ पे नज़र आएगी, सोच रही है वो मन में, तो इसीलिए ऊपर पीठ के बल अपने बेड पर लेटे हुए जो है ऊपर सीलिंग के ऊपर जो है पिछली रात की सारी तस्वीरें उसको जो है अपने दिमाग में चलती हुई नज़र आती है। कहाँ पर, जिनको वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि वो कहाँ देख रही है, सीलिंग पे, लेकिन असल में चल कहाँ रही है, माइंड में चल रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, पिछली रात की कई सारी गंदी छवियाँ जिससे उसकी आत्मा मिलकर के बनी हुई थी, यानी कि उसकी आत्मा इन्हीं सारी गंदी छवियों से मिलकर के बनी हुई है। अब इन्हीं सारी गंदी छवियों से मिलकर के उसकी आत्मा बनी हुई है, इसका मतलब उसका काम यही है इस गंदे कामों को करना, या उसका काम यही है ये सारे एक्सपीरियंसेस, उसकी आत्मा उन गंदी छवियों से मिलकर के बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि उसके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं पिछली रात के, लास्ट जो नाइट थी उस लास्ट नाइट के कई सारे गंदे एक्सपीरियंसेस, काफ़ी सारे गंदे ऐसे अनुभव उसने जो फील किया पिछली रात को, वो सारी गंदी चीज़ें जो है उसको अब सुबह सुबह उठ करके याद आ रही है, अपने माइंड में चल रही है। तो सुबह उठते ही जैसे उसकी नींद खुलती है, वो कंबल को उठा करके एक तरफ डालती है, उठती नहीं, केवल अपनी पीठ के बल लेटी रहती है और
छत की सीलिंग को देखते हुए अपनी पिछली रात के एक्सपीरियंसेस को विचार करना शुरू कर देती है उनके ऊपर। उन सारी छवियों को, उन सारे एक्सपीरियंसेस, जो भी काम उसने पिछली रात को किए होंगे, वो सारे गंदे कामों की छवियां उसको जो है उस सीलिंग के ऊपर नजर आना शुरू हो जाती है, वन बाय वन। ठीक है? बताइए। नाम क्या था, काम क्या था? एग्जैक्टली। जाहिर सी बात है कि भाई हो सकता है, देखो यहाँ पे नहीं बताया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन मे बी अनक्लीन वुमन आया है, तो मे बी हो सकता है शायद वो कोई प्रोस्टिट्यूट हो। वही तभी तो भाई है ना उसके लिए, है ना? इसीलिए तो उसके लिए अनक्लीन लेडी इसीलिए तो आया भाई। अनक्लीन लेडी मतलब गंदी स्त्री। अब गंदी स्त्री जिसको अपनी पिछली रात के उस बहुत सारे गंदे सीन्स जो उसने एक्सपीरियंस किए होंगे, वो सारे गंदे सीन्स उसको जो है ऊपर छत पर जो है दिखाई देना शुरू करते हैं। वो सारे गंदे एक्सपीरियंसेस उसको याद आना शुरू हो जाते हैं अपने माइंड में वापस से, जिनके बारे में वो सोचना शुरू कर देती है सुबह उठते ही। लेकिन क्या करे, उसका तो रोज़ाना का यही काम है। तो वो सारी चीज़ों को वो याद करना शुरू कर देती है, उन सारे एक्सपीरियंसेस को वापस से जो है कंसीडर करना शुरू कर देती है। लेकिन अब क्या होगा, सोचने से भी क्या होगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट का एक कैरेक्टर है यहाँ पर, है ना? हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली बताया नहीं कि वो प्रोस्टिट्यूट ही थी, है ना? लेकिन अब जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों से अपने को क्या लगेगा, पिछली रात के गंदी इमेजेस कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई कल रात को मैं मिट्टी में खेल रहा था तो वो गंदी इमेजेस, तो वो तो हो नहीं सकती गंदी इमेजेस भाई, ऐसी इमेजेस जिनके मिट्टी लगी हो। तो पिछली रात के एक्सपीरियंसेस मतलब, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो भाई सिटी है, सिटी में सभी तरह के लोग रहते हैं, सीधी बात है ना? मजदूर गरीब अमीर, है ना? और इस प्रकार के काम करने वाले लोग सभी मिल जाएंगे आप, है ना? तो इत्यादि सभी तरह के लोग मिलते हैं आपको। इस तरह के लोग भी मिल जाएंगे, आप बाहर निकल के देखो, भांति के लोग मिलेंगे, है ना? तो ये बात है। तो उसी तरह से वहाँ पर ये भी रह रही होगी उस टाइम पे, तो इसकी भी नींद खुलती है सुबह उठते ही। फिर क्या होता है आगे? हाँ क्या? हाँ बोलो दिव्यांशु, बोलो क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो ये सारी चीज़ें दे फ्लिकर्ड अगेंस्ट द सीलिंग। तो उसकी आत्मा जिन गंदी इमेजेस से मिलकर के बनी हुई थी, यानी कि पिछली रात के वो सारे एक्सपीरियंसेस जो उसके जहन में चल रहे थे, वो सारे एक्सपीरियंसेस तस्वीरों के रूप में दे फ्लिकर मतलब शाइन, चमकते हुए, झिलमिल करते हुए उसको नज़र आते हैं। कहाँ पर? अगेंस्ट द सीलिंग, यानी कि सीलिंग की तरफ। जब वो अपने पीठ के बल बेड पर लेटे हुए सीलिंग की तरफ देखती है, तो वो सारी तस्वीरें उसको जो है झिलमिल करती हुई नज़र आती है। जैसे कभी एक तस्वीर नज़र आई, फिर वो गायब हो गई, फिर दूसरी, फिर वो गायब हो गई, फिर तीसरी। तो इस तरह से फ्लिकर करते हुए पिछली रात के एक्सपीरियंसेस गंदी छवियों के रूप में जो है सीलिंग के ऊपर उसको जो है नज़र आते हैं। रिपीट हो रहेगा। हाँ, रिपीट और बार मतलब जैसे एक तस्वीर, भाई काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे काम किए होंगे उसने। रिग्रेट हो रहा है और रिपीट। हाँ, रिग्रेट कर रही होगी, मजबूरी थी बेचारे की। अब देखो, इस तरह का कोई काम जानबूझ करके तो करता नहीं है, जाहिर सी बात है, पेट चलाने के लिए, है ना, पेट पालने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए
अक्सर जो है परिस्थितियाँ ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर देती है किसी व्यक्ति को। तो ये है बात। तो जानबूझ के कोई नहीं करता है लेकिन, है ना, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, और करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि रिग्रेट तो होगा ही होगा। तो क्या बीतती होगी उसके ऊपर, ये वाली चीज़ है। तो वही रिग्रेट उसको हो रहा है, क्योंकि ना चाहते हुए भी जो है उसको ऐसा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है कि हर सुबह दिन की शुरुआत के साथ रिग्रेट तो होता ही होगा। और वही सारी इमेजेस जो है उसके माइंड में चल रही है यहाँ पर, जिनको वो सीलिंग के ऊपर जो है फ्लिकर करती हुई नज़र आती है उसको वो सारी चीज़ें। बाद में क्या होता है फिर देखिए, एंड व्हेन ऑल द वर्ल्ड कैम बैक, और जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई, जब डे लाइट हो गया, यानी कि जब दिन और ज़्यादा ब्राइट हो गया, एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, और जैसे ही दिन की रोशनी बढ़ी, यानी कि डे और ज़्यादा ब्रॉड हुआ, सूरज की चमक और ज़्यादा बढ़ी, जब पूरी तरह से दिन उग चुका था, तब द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, तो उसी लड़की की कमरे की जो खिड़कियाँ थी, वो जो लड़की है उस लेडी की, उस महिला की कमरे की खिड़कियों के शटर्स जो बंद थे, उस महिला के कमरे की विंडो के या गेट के जो शटर्स, जो दरवाजे जो बंद थे, उनके बीच में जो दरार थी, गैप होती है ना दरवाज़ों के बीच में, खिड़कियों के दो दरवाज़ों के बीच में छोटी सी गैप होती है ना, तो उस छोटी से गैप में से जो है, दो शटर्स के बीच के छोटे से गैप में जो सुबह की रोशनी थी वो अंदर आ रही थी। क्रैप्ट अप का मतलब उस बीच में से, उन दरार में से जो है वो रोशनी अंदर आती हुई दिखाई दे रही थी। जब ब्रॉड डे लाइट हो गया, जब सूरज की रोशनी, यानी जब दिन पूरी तरह से ब्राइट हो गया था, है ना भाई, सुबह सुबह तो रोशनी कम रहती है, लेकिन जब ब्रॉड डे लाइट हो गया था, सूरज की रोशनी जब बहुत ब्राइट हो गई थी, तो फिर उसके कमरे के जो दरवाजे या खिड़कियां जो भी थी, जिनके शटर्स बंद थे, उनके बीच की दरार में से रोशनी क्रीप अप, सरकती हुई अंदर आ रही, ऐसी प्रतीत हो रही थी रोशनी अंदर आती हुई। एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, और बाहर खिड़कियों के बाहर, और खिड़कियों के बाहर जो कोई नाला, कोई गटर वगैरह होगा, उस गटर वगैरह के आसपास काफ़ी सारी चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी उस लड़की को। उस लड़की ने देखा, जब जागी वो, तो उसने चारों तरफ अपने कमरे में नज़रें उठा करके देखा, नज़रें उठा करके देखी, तो उसको दिखाई दिया कि भाई दिन हो गया था, दिन की चमक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गई थी, चमक जो है चारों तरफ फैल गई थी, दिन उग गया था, और जो उसके कमरे की दीवार, खिड़कियां या दरवाजे जो थे, जिनके शटर्स बंद थे, उनकी दरारों में से रोशनी अंदर आती हुई उसको नज़र आ रही थी। और बाहर जो एक कोई गटर वगैरह, जो नाला वगैरह होगा, उस नाले के पास में जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी अपने कमरे में। अब ऐसा ही सीन कुछ देखने को मिलता है अपने को शहरों में, नालों वगैरह के पास में, जहाँ पे वो थैलियाँ वगैरह डाल देते हैं लोग खा पी करके, जो कूड़ा करकट बहुत सारा डस्टबिन उठा करके ले जाके और नाली पे ऐसे झरड़ा करके आते हैं सवेरे सवेरे, बहुत धड़ 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 धड़। और फिर वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ पे जो है, और स्पेशली वो जो 12 गियर की गाड़ी होती है, वो जो है वहाँ पर फुदकती हुई अपने को नज़र आती है ना, मेड इन इंडिया 12 गियर की जो गाड़ी होती है, जिसको अक्सर लोग गंदे, हाँ पिगी, तो वो जो है वहाँ पे अपने को मंडराते हुए नज़र आते हैं। और वहीं पे चिड़िया, कौवे, है ना, चिड़ियाँ वगैरह, पशु पक्षी वगैरह, वो सब चीज़ें, क्योंकि कहीं कुछ खाने को मिल जाए, तो इसी तरह का सीन अपने को देखने को मिलता है शहरों में। आप तो सर विलुप्त हो गए, हाँ अब तो विलुप्त हो गए। नहीं, कौवे कैसे नहीं दिखते, कौवों के बारे में बात नहीं कर रहा वो कौवों के बारे में नहीं बोल रहा है, वो पिग्गी के बारे में बोल रहा है वो, कि भाई पिग्गी तो अब दिखना कम हो गया। तो हाँ, ये बात दिव्यांशु ने बहुत बढ़िया कही, ये बात दिव्यांशु ने बहुत सही कही, क्या कही, अच्छी बात है। ये बात बहुत बढ़िया कही उसने कि भाई आजकल तो बहुत कम हो गए दिखना। तो हाँ, वाकई सही बात है, ये बहुत कम हो गए, वरना पहले तो क्या है, बहुत बल्क में घुमा करते थे ये।
हाँ, पहले तो बड़े बल्क में घुमा करते थे और बहुत सारी गंदगी को तो यही साफ कर दिया करते थे, है ना। बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं भाई। हाँ, इनसे बड़ा समाज सेवी और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान में अहम भूमिका निभाई है इन्होंने। नरेंद्र मोदी ने तो बाद में शुरू किया था। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। इन्होंने तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जाने कब से कर दी थी, जब से अस्तित्व में आए हैं तभी से इन्होंने शुरुआत कर दी थी। मोदी जी ने तो फिर भी अभी 2014 में शुरुआत की है, ये तो बेचारे कब से। अच्छा देखो, ये न केवल समाज सेवा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, बल्कि हमें इंस्पायर भी करते हैं कि आप कम से कम जो है, हमारा काम नहीं कर सकते तो कम से कम गंदगी फैलाओ तो मत, है ना। आप गंदगी फैलाते हो फिर हमको साफ करनी पड़ती है, तो इसीलिए जो है वो हमें इंस्पायर भी कर रहे होते हैं कि भाई आप जो है गंदगी ना फैलाओ। तो इसीलिए तो मोदी जी ने घर घर में शौचालय बनवा दिए। फिर तो इन्होंने क्या कंप्लेन कर दी होगी, यार हम इतने टाइम से, इतने सालों से काम कर रहे हैं, लोग समझते ही नहीं है ना। और वैसे भी हमारी आबादी अब कम हो गई है, तो इसीलिए जो है लोगों को समझाओ, कहाँ कहाँ काम करेंगे हम, कहाँ कहाँ जाएंगे हम, लोगों को समझाओ। अब मोदी जी ने भी सोचा होगा भाई लोग तो समझने वाले हैं नहीं, ऐसा करते हैं हर घर शौचालय बनवा दो। तो इसीलिए जो है शौचालय बनवा दी, कचरे वाली गाड़ियाँ चला दी मोदी जी ने, तब जा कर के इनका भार थोड़ा कम हुआ। हाँ, लेकिन यूँ है, बेरोजगार भी हो गए, बेरोजगार भी हो गए और बेरोजगार भी हो गए। और अब जो उनकी जो आने वाली जो अगली जनरेशन्स हैं, जो तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके आने वाली पीढ़ियों को उनके जो बुजुर्ग लोग होंगे वो ऐसा कहते होंगे कि भैया आजकल का तो खान पान ही चेंज हो गया। जैसे आजकल अपन लोग कहते हैं ना कि खान पान में बहुत मिलावट आने लग गई, खान पान बदल गया, पहले के लोग बढ़िया शुद्ध देसी खाते थे। तो वो भी कहते होंगे अपने बच्चों से, अरे खान पान तो हमारे ज़माने में हुआ करता था ज़बरदस्त, आजकल कोई खान पान है क्या। पहले जैसी चीज़ें अब कहाँ मिलती। तो और ये वाली चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें होती होगी उनके बीच में भी। पहले जैसा खान पान नहीं रहा है अब यार। पहले सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती थी, और तो ये नेगेटिव हो गया उनके लिए, ये वाली चीज़ उल्टी पड़ गई उनके लिए। खैर जो भी है, अच्छी बात है। तो इस तरह से जब वो लड़की सो कर के उठती है तो बाहर गटर के आसपास जो है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। एंड यू हर्ड द स्पैरोज इन द गटर्स, यू हैड सच अ विजन ऑफ द स्ट्रीट एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स। और उसके बाद में जब बाहर सड़क पर या बाहर सड़क के किनारे उस गटर के आसपास फुदकती हुई चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ जब उसको सुनाई देती है तो उसका ध्यान किसकी तरफ जाता है, बाहर सड़क की तरफ, बाहर रोड की तरफ। और उस रोड के बारे में जब वो, उस सड़क के बारे में जब वो सोचना शुरू करती है तो उस गली के बारे में, अब रोड भी यानी कि गली, क्योंकि रोड कहाँ पर है, गली में है, तो उस गली जो उसके घर के बाहर की साइड है, उस गली के बारे में जो है वो एक विचार अपने माइंड में क्रिएट करना शुरू करती है। जब बाहर गली के बारे में सोचती है तो गली से रिलेटेड, गली से संबंधित एक विचार उसके माइंड में आता है, और उस विचार को द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स, और वो विचार उस गली का ऐसा उसके माइंड में आ रहा है कि उस गली को जो है, यानी कि वो विचार उस गली को भले ही समझ में ना आए, भाई गली को कैसे समझ में आएगा, गली कोई लेडी, कोई इंसान थोड़ी ना है। उस विचार को वो गली भले ही बहुत ही हार्डली समझ में आता हो उसको, वो विचार, जो विचार उस गली के बारे में उस लेडी के मन में आया, उसके दिमाग में आया,
दैट द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड्स, वो ऐसा विचार था जो शायद उस गली को बड़ी मुश्किल से ही समझ में आए। यानी कि अब गली को तो समझ में आ नहीं सकता क्योंकि वो इंसान तो है नहीं, वो तो नॉन लिविंग एक थिंग है ना, तो उसको तो समझ में आ नहीं सकता। तो इसीलिए जो है वो किसको समझ में आ रहा है, उस लड़की को समझ में आ रहा है। किसके बारे में? गली के बारे में। जैसे ही बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ उसको सुनाई दी, बाहर गली में जो नाला वगैरह होगा तो उसके आसपास चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें जब उसको सुनाई दी तो उसका ध्यान उस गली की तरफ गया, उस सड़क की तरफ गया। और गली में वो जो सड़क है तो उस पूरी गली के बारे में वो सोचना शुरू करती है। और गली के बारे में जब सोचती है तो गली का एक ऐसा सीन, एक ऐसा दृश्य, गली का एक ऐसा दृश्य उसके दिमाग में क्रिएट होता है जिस दृश्य को शायद वो गली भी कभी समझ नहीं सकती। ऐसा विचार जो है उस गली का उसके माइंड में क्रिएट होता है। फिर क्या करती है वो? सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, उसके बाद में वो लेडी जो है उठ कर के बैठ जाती है। कहाँ पर? पलंग का सहारा लेकर के। भाई अब लेटी हुई थी अभी तक, अब उठ गई। अब उठ कर के जैसे अपन ये पलंग है तो इस पलंग का यूँ नीचे ज़मीन पर बैठ कर के इसका सहारा लेकर के बैठ जाते हैं ना, तो ऐसे ही जो है उठ कर के ऐसे पलंग के किनारे का सहारा लेकर के वो बैठ जाती है। अब वेयर यू कर्ल्ड, वेयर जहाँ पर, यानी कि जिस जगह वो बैठती है पलंग का सहारा लेकर के वहाँ पर। वेयर यू कर्ल्ड योर हेयर फ्रॉम द पेपर्स, सही क्रम में जमा करके बोल रहा हूँ, समझिएगा। वेयर यू कर्ल्ड योर हेयर फ्रॉम द पेपर्स, जहाँ पर बैठ करके उसने उन पेपर्स की सहायता से अपने बालों को कर्ली किया था, घुंघराला बनाया था। कहाँ बैठती है वो? उस स्थान पर बैठती है जहाँ पर बैठ करके जो है वो अपने बालों को ऐसे कर्ली करती है, जहाँ पे बैठ करके उसने अपने बालों को ऐसे घुंघराला ऐसा किया था, है ना। मतलब ऐसे, अब वो कल अपन ने पढ़ ही लिया था कि किस तरह से पुराने टाइम पे वो जो है ऐसे घुंघराले करने के लिए, पुराने टाइम पे, आजकल तो क्या कर्लर आ जाता है उससे बाल कर्ली हो जाते हैं। पहले क्या था कि वो लगा करके इस तरह से छोड़ दिए जाते थे तो काफ़ी टाइम तक ऐसे घूमे रहने की वजह से बाल ऐसे ही रह जाते थे कर्ली। तो वहाँ पर बैठ करके उसने जहाँ पर उस पेपर की सहायता से अपने बालों को कर्ली किया था, तो वहाँ पर बैठ करके क्या करने शुरू करती है वो? उन पेपर्स को निकालना शुरू कर देती है उन बालों में से, जहाँ पर बैठ करके वो अपने बालों को ऐसे कर्ली, ऐसे वेयर यू कर्ल योर हेयर फ्रॉम द पेपर्स, जहाँ पर बैठ करके वो जो है अपने बालों को ऐसे कर्ली करना शुरू करती है, कर्ली करना शुरू करती है, किए थे नहीं, करती है। जहाँ पर बैठ करके उसने क्या किया? अपने बालों को ऐसे पेपर्स की सहायता से ऐसे कर्ली किया, है ना, ऐसा करती है वो पेपर्स की सहायता से। वहाँ बैठ करके पलंग का किनारे का सहारा लेकर के वहाँ बैठ करके और पेपर्स की सहायता से अपने बालों को ऐसा कर्ली करना शुरू करती है। और या फिर उसके बाद में फिर क्या करती है? इलेज द येलो सोल्स ऑफ फीट, और उसके बाद में अपने पैर के पीले तलवों को अपने हाथों में थाम लेती है। भाई ऐसे बैठ करके अपन बैठते हैं ना, जैसे किनारे का सहारा लेकर के, ऐसे पैर के इस हाथ में, हथेली में जो है पैर के ऐसे निचले हिस्से को ऐसे पकड़ करके, ऐसे करके पैरों को अपने हाथों में लेकर के, है ना, तो अपने पैरों के तलवों को अपने हथेलियों में पकड़ लेती है वो, है ना। और पैर के तलवे भी कैसे? पीले, येलो सोल्स ऑफ फीट, पैर के अपने पीले तलवों को जो है थाम लेती है। इन द पाम्स ऑफ बोथ सोइल्ड हैंड, अपने दोनों गंदे हाथों की हथेलियों में। पलंग का सहारा लेकर के बैठ जाती है, फिर अपने बालों को कर्ली करती है और अपने दोनों गंदे हाथों की हथेलियों में अपने पैर के दोनों पीले तलवों को दोनों हथेलियों में ऐसे लेकर के बैठ जाती है। अब आप इमेजिन कर लो, ऐसे बैठी हुई है और हथेलियों में उसने अपने पैर के निचला हिस्सा जो है वो हथेलियों में पकड़ रखा है, दोनों पैरों की हथेलियों में, दोनों हाथों की हथेलियों में पकड़ रखा है उसने, है ना। इस तरह से वो लड़की बैठी हुई है वहाँ पर, और इस तरह से ये थर्ड प्रील्यूड भी ख़त्म हो जाता है। उठ गई, जाग करके पिछली रात के बारे में सोचती है
और उसके बाद में जो है अपने बालों को कर्ली करती है और उसके बाद में जो है ऐसे पकड़ करके बैठ जाती है। अब देखो यहाँ पर इस कैरेक्टर स्केच के माध्यम से एक शहरी जीवन की झलक पेश की है टी.एस. एलियट ने कि कितना गंदा पैसिमिज्म और उससे भरा हुआ जीवन था ये। अब देखो पोइट जैसा देखता है वैसा ही लिखता है ना। तो ये है मॉडर्निज्म, ये है मॉडर्निज्म। ये सारी चीज़ें हैं जो कि रोमांटिसिज्म से और क्लासिसिज्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। और इसमें रियलिटी है, इसमें वो इमेजिनेशन नहीं है ना, ये वास्तविकता है मॉडर्निज्म की। तो इतनी सारी ऐसी क्वालिटीज़ जो है अपने को मॉडर्न एज में देखने को मिलती है। और देखो यार अच्छी बात है, और मॉडर्न एज में हमने पढ़ा भी था कि मॉडर्न पोइट जो है वो इंस्पायर्ड है छोटी छोटी अपने आसपास की सराउंडिंग में मिलने वाली चीज़ों से। जैसे किसी ने ट्रेन को देखा तो ट्रेन के बारे में लिख दिया, टेलीफोन को देखा तो उसके बारे में लिख दिया। उसी तरह से पोइट लंदन में रहते होंगे और ये सारे दृश्य उन्होंने देखे होंगे तो उसी के बारे में अपनी पोएम लिख दी उन्होंने। तो एक तरह से जो है शहरी जीवन की एक झलक पेश करने की कोशिश की है उन्होंने यहाँ पर अपने इस पोएम में। अब तो देखो ये तो हो गया एक उस अनक्लीन वुमन का कैरेक्टर स्केच। अब नाम उसमें नहीं आया है, क्या काम करती थी वो इसमें नहीं आया है, केवल थोड़ा बहुत हिंट जो है यहाँ पर पोइट ने देने की कोशिश की है जिससे आप समझ जाओ कि भाई हाँ कोई एक अनक्लीन वुमन है, एक अस्वच्छ महिला है, गंदी स्त्री है, उसका कैरेक्टर स्केच उन्होंने यहाँ पे बताया है। अब अगला जो प्रिल्यूड है, अब इस अगले वाले प्रिल्यूड में जो है एक हिंट अपने को और मिलेगा इसी लेडी की लाइफ को लेकर के, इसी लेडी की लाइफ को लेकर के जो है, इस लेडी की लाइफ को लेकर के एक हिंट अपने को फोर्थ प्रिल्यूड में एक और हिंट मिलेगा। हालांकि वहाँ पर एक व्यक्ति है, फोर्थ नंबर का जो कैरेक्टर स्केच है वहाँ पर एक मैन है, एक मैन का कैरेक्टर स्केच है, वो एक आदमी का कैरेक्टर स्केच है, एक इस वाली लड़की का नहीं है। लेकिन एक हिंट और मिलेगा उसमें। पढ़ा था मैंने, वही लाइन याद आई थी शांत धारीवाल की। कौन सी? राजस्थान मणिपुर प्रदेश। अच्छा ऐसा करो, ये पेज नंबर 230 पे आइए आप, पेज नंबर 230, 230 में लाइन नंबर 50, 51, 52 केवल यहाँ तक ही लाइन लिखी हुई है इसमें। 52 तक ही है ना, यहाँ पे ये पोएम ख़त्म हो रही है ना। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, इसके बाद 3 लाइन्स और है। वो 3 लाइन्स इसमें लिखी हुई नहीं है, तो लिख लो आप उन 3 लाइन्स को। मतलब ये पूरी पोएम नहीं है, एक्चुअल जो पोएम है उसमें 3 लाइन और है, तो वो 3 लाइन यहाँ पर नहीं है, तो आप लिख लो ऊपर जहाँ भी आपके पास खाली जगह पड़ी। अगले वाले पेज में देखो मैंने यहाँ लिख रखी है, यहाँ पे ऊपर की साइड लिख रखी है, तो अगले वाले पेज पे लिख लो आप, है ना। हाँ यहाँ पे लिख लो ऊपर वाले पेज, छोटे छोटे लेटर्स में लिख लेना। वाइप योर हैंड, WIPE, वाइप योर हैंड, आपने मोबाइल में देख रहे हो क्या? लिख रही है सर मेरे। आपने भी लिख रखी है? पहले वाली बुक में हमारे लिए पढ़ने वाला है। पढ़ने वाला पहले वाले बुक में वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ, वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ, कोमा लगाओ। इसके बाद में एंड लाफ, एंड लाफ, एंड लाफ, LAUGH, एंड लाफ। ये पहली लाइन हो गई है ना। अब पहली लाइन के बाद में जो है नीचे वाली लाइन पर आइए आप है ना, सेकंड नंबर की लाइन पर। द वर्ड्स WORLDS, दुनिया वाला वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, द वर्ड्स
WORLDS, the words revolve, REVOLVE, revolve like ancient women, revolve like ancient women, MEN, WOMEN, plural है क्योंकि women. The words revolve like ancient women, 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 women. उसके बाद थर्ड नंबर की लाइन पर आओ, इसको यहीं छोड़ दो, 3 ही लाइन लिखनी है बस, 2 हो गई. इसके नीचे वाली लाइन गैदरिंग फ्यूल, गैदरिंग GATHERING, गैदरिंग फ्यूल FUEL, ईंधन वाला फ्यूल, इन वैकेंट लॉट्स, इन वैकेंट लॉट्स, VACANTLOTS, वैकेंट लॉट्स. बस फुल स्टॉप लगा दीजिए. लॉट्स, LOTS, लॉट्स, इन वैकेंट लॉट्स. बस अब यहाँ पर ये पोएम जो है कंप्लीट होती है अपनी. इन वैकेंट लॉट्स. और इस तरह से इस पोएम में 1 2 3 4 5 55 लाइन्स हो गई. इस तरह से यहाँ पर 3 लाइन्स और मिला करके 55 लाइन्स हो गई यहाँ पे. ठीक है भाई. तो अभी जो है कितनी कंप्लीट हो गई है? 38 कंप्लीट हो गई. हाँ, मीनिंग्स लिख लो इसके. ऐसा करो. प्रिल्यूड 4, सोल यानी आत्मा. प्रिल्यूड 4 पे आइए, मीनिंग लिख लीजिए. सोल यानी आत्मा. स्ट्रेच, स्ट्रेच यानी एक्सटेंडेड, फैली हुई होना, फैली हुई होना. स्ट्रेच, जैसे अपन क्या करते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेच करते हैं अपने आप को. स्ट्रेच यानी अपन फैलाते हैं अपने आप को, है ना. स्ट्रेचिंग करते हैं तो फैलना, फैली हुई होना. स्ट्रेच्ड. टाइट यानी कि बहुत ही टाइट. टाइट यानी वही टाइट, सख्त. हाँ वही कहते हैं ना अपन, टाइट पकड़ना, टाइट, लूज मत पकड़ना, टाइट. क्या? हाँ वही वाला टाइट, वही जोर से. टाइट नहीं, टाइट वो सर्फ एक्सल वाला, वो सर्फ वाला टाइट नहीं. टाइट. अक्रॉस द स्काईज. स्काईज यानी कि आसमान. इस ओर से उस ओर. अक्रॉस द स्काईज, इस ओर से उस ओर. हाँ, इस ओर से उस ओर. अक्रॉस द स्काई, इस ओर से उस ओर. अब नीचे, अब इस ओर से उस ओर, नीचे के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं. इस ओर से उस ओर. अक्रॉस द स्काईज. दैट फेड. फेड, फेड यानी कि कमज़ोर पड़ना, धुंधला होना, ये भी कह सकते हैं अपन. फेड, धुंधला होना, कमज़ोर पड़ना. बिहाइंड यानी पीछे. सिटी ब्लॉक. सिटी यानी शहर का एक खंड. सिटी ब्लॉक, शहर का एक खंड. मतलब ये वाली कॉलोनी अलग है, वो वाली कॉलोनी अलग है, वो अलग है, वो अलग. हाँ, जैसे ब्लॉक बने होते हैं ना, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक. जैसे अपने जयपुर और जो चंडीगढ़ जो सिटीज़ है अपने इंडिया में, जयपुर और जो चंडीगढ़ सिटीज़ हैं, ये दोनों सिटीज़ बिल्कुल इनमें जितनी भी सड़कें हैं वो सारी सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पर काट रही हैं. इस तरह से ये शहर की संरचना है. और ये संरचना बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की तरह है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी अगर आप पढ़ोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी जितनी भी सड़कें बनी होती थी वो सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी. 90, हाँ, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे. इस तरह से, मतलब जैसे ये सड़क इधर आ रही है तो ये इधर आ रही है, फिर दूसरी जगह पे ये इधर आ रही है. सारी सड़कें समकोण पर हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में. और सेम चीज़ जो है जयपुर में है. जयपुर में भी आप कहीं भी चले जाओ, 1-2 गलियाँ वलियाँ देखो, गलियाँ तो इधर से इधर चाहे जिस इधर से निकाल देते हैं, लेकिन मेन जो सड़कें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती हुई नजर आएगी आपको. और चंडीगढ़ में भी सेम यही सिस्टम है. इसके नीचे है ट्रैम्पल्ड.
ट्रैम्पल्ड यानी कुचले हुए या कुचली हुई, ट्रैम्पल्ड कुचले हुए या कुचली हुई। इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट फीट यानी कि इंसिस्टेंट का मतलब, इंसिस्ट का मतलब होता है बल देना, जोर देना, लगातार किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। इंसिस्टेंट यानी कि लगातार आगे बढ़ते हुए कदम, इंसिस्टेंट फीट। इंसिस्टेंट फीट यानी कि लगातार आगे बढ़ते कदम। एट 4 यानी 4 बजे, 5 5 बजे, 6 o'clock 6 बजे। अगले पेज पर आइए, शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स, शॉर्ट स्क्वायर फिंगर्स स्टफिंग पाइप्स। अब देखिए, शॉर्ट का मतलब तो है, एक मिनट समझ लेना पहले, शॉर्ट का मतलब है छोटी, स्क्वायर यानी कि ऐसे स्क्वायर शेप में, फिंगर्स यानी उंगलियां, स्टफ यानी पकड़े रहना, पाइप्स यानी सिगार, जो मोटा सिगार होता है। तो ऐसे छोटी छोटी उंगलियों से इतने बड़े सिगार को पकड़ करके लोग जो है सिगार पी रहे होते हैं। तो ये है शॉर्ट स्क्वायर फिंगर स्टफिंग पाइप्स। पूरा अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, पीपल स्मोकिंग पाइप्स, पीपल स्मोकिंग पाइप्स, वो सिगार पीते हुए लोग जो हाथों में पकड़ करके सिगार पीते रहते हैं, पीपल स्मोकिंग पाइप्स। हाँ, वो जिस तरह का, हाँ बड़ा रहता है वो, बड़ा वाला गोल गोल रहता है, बड़ा वाला इतना मोटा रहता है वो, काफ़ी लंबा चलता होगा, लेकिन तो घंटा 1.5 घंटा तो चलता ही होगा शायद। Evening newspapers eyes assured certain certainties। लाइन नंबर 46 पे आइए, certain certainties, कुछ निश्चित निश्चितताएं। certain मतलब निश्चित, certainties निश्चितताएं, certain certainties alliteration का एग्जाम्पल है भाई। certain certainties, certain यानी निश्चित, certainties निश्चितताएं, निश्चित निश्चितताएं। कंसाइंस, कंसाइंस देखो, अब कंसाइंस एक बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत ही व्यापक शब्द है ये, इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है जो सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर होती है, उसको बोलते हैं कंसाइंस। अबे तेरा कंसाइंस दूषित हो गया क्या? हाँ, उसी से बना है ये। तो कंसाइंस जो है एक तरह से सोचने समझने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो अपन ऐसे कहते हैं ना, अक्ल नहीं है क्या, खोपड़ा खराब है क्या, तो बस उसको वहाँ पे अपन इंग्लिश में अगर यूज़ करें उसको तो कंसाइंस। बुद्धि भी बोल सकते हैं। नॉलेज, बुद्धि, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे लिख दो आप। नॉलेज, हाँ सेंस, सेंस भी बोल सकते हैं, सेंस, नॉलेज, बुद्धि, सोचने समझने की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें। ब्लैकन्ड स्ट्रीट, अंधेरे से भरी हुई गली, ब्लैकन्ड स्ट्रीट, अंधेरे से भरी गली। इम्पेशेंट मतलब अधीर, पेशेंट यानी कि धैर्य रखने वाला, इम्पेशेंट उसका अपोजिट हो जाएगा, अधीर यानी जिसके अंदर धैर्य ना हो, जिसके अंदर धैर्य ना हो, अधीर, इम्पेशेंट। अस्यूम, अस्यूम यानी कि मानना, अस्यूम, अस्यूम नहीं बोलते, अस्यूम गलत होता है, अस्यूम, अस्यूम गलत है वो, अस्यूम नहीं बोलते, अस्यूम, अस्यूम लगता है, हैबिट आ जाती है, हो जाती है। पहले मैं भी अस्यूम ही बोलता था, बाद में जब मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखी, हाँ जैसे रेज्यूमे होता है ना, उसी तरह से मैं भी यही सोचता था ये ज आएगा यहाँ पे, लेकिन जब मैंने
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा उसका प्रोनाउंसिएशन, तो वो स है, स की साउंड है वहाँ पे, अस्यूम। फिर मैंने चेंज किया अस्यूम। तो ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। अस्यूम, अस्यूम का मतलब होता है मानना, मानना या किसी के बारे में कुछ धारणा बनाना। अस्यूम है ना, जैसे आप क्या अस्यूम कर रहे हो इस चीज़ को लेकर के, क्या आप सोच रहे हो, क्या आप धारणा बना रहे हो 2023 का चुनाव कौन जीतेगा राजस्थान में, ठीक है। अस्यूम से ही बना है असम्पशन, असम्पशन, ठीक है। फिर कल करेंगे है ना।